नमस्कार सर। नमस्ते। मैं आपसे कुछ बातें जानना चाह रहा था सर कि हम्म। आजकल मरीज आ रहे हैं, बारिश का मौसम चल रहा है। उसमें मरीजों की कंप्लेन है कि वो बोलते हैं कि बहुत समय से मोती झरा हो रहा है सर, एंटरिक फीवर हो रहा है। तो ये होता क्या है? तो बहुत अच्छा सवाल है राजा जी का, क्योंकि आजकल जो है मोतीझरा एक बहुत ही कॉमन बीमारी हो चुकी है। गांव से कोई भी मरीज आता है, कोई भी गांव के लोग आते हैं, बोलते हैं इनको मोतीझरा है, टाइफाइड है। तो आज हम जानते हैं मोतीझरा होता क्या है, टाइफाइड होता क्या है, एंट्रिक फीवर क्यों बोलते हैं इसको। तो सबसे पहले देखा जाए इसकी हिस्ट्री। तो एक मैरी मेलोन करके एक फीमेल थी, हम्म। जो कि मेनली अमेरिका मूल की थी। वो उसको क्या होता था कि रसोइया थी। तो वो क्या करती थी, खाना बनाती थी, लेकिन उसके अंदर वो उसके बनाए हुए खाने से देखा गया कि बहुत लोगों को उल्टी, दस्त, बुखार, ये सब चीजें होने लाया लगी। गया तो। तो लोगों को लगा कि जब से ये खाना बना रही है तभी से ये चीजें क्यों हो रहा है। तो उसकी जांचें हुई तो उसमें पाया गया कि साल्मोनेला टाइफी नामक कोई जीवाणु है, जो कि उसके अंदर है, और वो सभी लोगों को फैला रही है बाई सर्विंग द फूड, खाना के रूप में। तो तब से हमको पता चला कि 1800 के आसपास कि कोई एक जीवाणु होता है जिसका नाम साल्मोनेला टाइफी है। उसके कई सारे प्रजाति भी हैं, साल्मोनेला पैराटाइफी ए बी सी, जिसके कारण ये चीजें इंट्रिक फीवर हो सकता है। सर, इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? हम कैसे पहचानें कि मरीज को टाइफाइड है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो जो मरीज आएगा उसको हाई ग्रेड फीवर, मतलब बहुत तेज बुखार आएगा। और जब भी हमारे पास आता है तो मोर देन 75% केसेस में बुखार रिकॉर्ड होता है। 99, नहीं। 100, अप टू 104, यस। 104 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है बुखार। जी सर। और बुखार का भी हमको देखना है पैटर्न, जी सर। पैटर्न ऑफ फीवर। यस सर। मतलब पहले क्या होगा कि पहले जैसे स्टेप लैडर पैटर्न, सीढ़ियों में जैसे चढ़ते हैं अपन। आज 99 आया, यस। दिन भर नॉर्मल रहा, जी सर। कल 100 हो गया, जी सर। उसके अगले दिन 101 हो गया, जी। फिर 102 हो गया। जी। मतलब हर एक दिन बढ़ता हुआ जाएगा। बढ़ता है। तो सबसे पहले यही देखेंगे कि फीवर का पैटर्न देख लिया आपने। जी। फिर फीवर के साथ कुछ रेसेस भी आ जाते हैं, लाल चकत्ते, जिसको रोज स्पॉट बोलते हैं। मतलब कई जगह शरीर पे या तो कमर पे या फिर सामने आ सकते हैं, छोटे छोटे लाल लाल दाने टाइप के। यस तो सर। उसको क्या बोलोगे, रोज स्पॉट बोल सकते हैं। और तीसरी बात अगर किया जाए, रोज स्पॉट के साथ अगर बुखार बुखार के साथ रोज स्पॉट और क्या क्या मिल सकते हैं, कोटेड टन। टंग। मतलब जो टंग रहेगी उसकी कैसी रहेगी, वाइटिस, कोटेड टंग रहेगा। और पेट में दर्द बताएगा, जो बुखार आएगा उसके साथ पेट में दर्द रहेगा। नाज़िम। और पेट में दर्द के साथ और क्या क्या हो सकते हैं, बताइए। जैसे और सब, भूख नहीं लगना। इसमें एक बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन मिलती है, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। कहने का मतलब अगर आपका बुखार 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, हम्म। तो जो आपकी पल्स रेट है, दिल की धड़कन, हम्म। वो कम से कम 10 से 15 बीट पर। पर मिनट बढ़ जाएगी। लेकिन इसमें दिल की धड़कन उस स्पीड से नहीं बढ़ती। जैसे आपका फीवर अगर 99 है हम्म। और आपकी पल्स रेट 70 है, जी। तो अगर फीवर 99 से 100 हुआ, तो आपकी पल्स रेट जो बढ़नी चाहिए 20, 15, 20 बढ़नी चाहिए। मतलब 60 से 80 तक हो जाना चाहिए, या फिर 75, 80 तक। तो लेकिन इसमें उस कंपेरेटिवली इतना तेजी से नहीं बढ़ता है। इसके साथ साथ इसमें तिल्ली, जो तिल्ली होती है उसका बढ़ना, हम्म। और लीवर का भी साइज बढ़ जाता है। बढ़िया। कई कई इन्फेक्शन जब सीवियर हो जाता है तो लीवर का साइज बढ़ जाना, तिल्ली का साइज बढ़ जाना, ये सब चीजें हो सकती है। ये सब चीजें शुरुआती लक्षण हैं। लक्षण। वैसे। जी सर, ये फैलता किस माध्यम से है एंटेरिक फीवर? एंट्रिक फीवर के अगर फैलने की बात देखें तो सबसे पहले अपना अनहाइजीनिक कंडीशन, यस। जैसे कि हम गंदा फूड, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, यस। जो भी प्रदूषित चीजें खा रहे हैं, या फिर गंदा पानी पी रहे हैं, गंदा खाना खा रहे हैं, हम्म। या फिर ऐसा है कि जो फल फल फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, उनको धुल के नहीं खा रहे हैं, या फिर ऐसी सब्जियां जो कहीं सीवेज वाटर में ग्रो की हुई हैं,
कहीं यस पे ऐसी जगह ग्रो की हुई है जहाँ की सब्जियां ले आए, या फिर ऐसा कि अपना जो पीने का पानी है वो कहीं सीवेज के पानी से मिल गया हो, जिसमें मल मूत्र आदि सब चीजों में किसी मरीज का मल मूत्र कहीं से आया, और वैसी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर आपने इंटेक कर लिया। अगर ऐसी चीजें आप खा लेंगे तो आपको उसके संक्रमण होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सर इसके कॉम्प्लिकेशन या जटिलताएं क्या हो सकती हैं? सबसे पहले जटिलताओं की बात करें तो पेट की जटिलताएं या कॉम्प्लिकेशन मोस्ट कॉमन है, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, यस अंदर ब्लीडिंग करवा सकता है, और देखा जाए तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन, आंतों का फट जाना, या इंटेस्टाइनल अल्सर करवा सकता है। और रेयर केसेस में देखा जाए तो ब्रेन पे भी इफेक्ट करता है, कभी कभी इसके बैक्टीरिया जो ब्रेन में जाके मेनिंजाइटिस करवा सकते हैं। गुलिन बेयर सिंड्रोम नामक एक बीमारी होती है जिसमें पैरालिसिस के सिम्टम्स दिखते हैं, वो भी करवा सकता है ये। साथ में अगर देखा जाए तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 15 से 20 दिन का होता है, या 5 से 20 दिन। मतलब अगर आपको किसी बैक्टीरिया कहीं भी किसी के संपर्क में आ गए जो अनहाइजीनिक फूड या फिर अनहाइजीनिक वाटर से, तो आपके अंदर जाएगा, वो 15 से 20 दिन बाद लक्षण क्रिएट करेगा। लेकिन अगर यही बैक्टीरिया आपके गाल ब्लैडर पे चला गया, तो जैसे कुछ महिलाएं होती है या बच्चे होते हैं, ये कभी कभी गाल ब्लैडर में जाके वहां पे एक फिल्म बना लेता है उसके अंदर, और गाल ब्लैडर का कैंसर भी करवा सकता है। तो कभी कभी ये, क्योंकि ये बहुत अच्छा सरवाइव करता है गाल ब्लैडर में, इट्स लव गाल ब्लैडर। यस यस क्लियर स्टोन वगैरह भी करा सकते हैं सर। क्या क्या जांचें और टेस्ट करा सकते हैं, और अपन कैसे क्या इसको विस्तार में समझा सकते हैं, तो समझाइए। तो सबसे पहले जांचों की बात किया जाए तो जो है, सबसे पहले हम करेंगे सीबीसी। एज यूजुअली हम किसी भी पेशेंट का सीबीसी करवाते हैं। तो सीबीसी में क्या दिखेगा, शुरुआत के दिनों में मोर देन 25% केसेस में ल्यूकोपीनिया मिलेगी। ल्यूकोपीनिया मतलब डब्ल्यूबीसी काउंट कम रहेंगे। लेकिन चिल्ड्रन में क्या होता है कि आफ्टर 10 डेज, 10 दिन के बाद ल्यूकोसाइटोसिस मिलता है, मतलब डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़े रहेंगे। और ये तो हो गया आपका सीबीसी की बात। अगर हम बात करना चाहें डिफिनेटिव डायग्नोसिस कैसे करें इसका, तो सबसे पहले ब्लड कल्चर। फर्स्ट वीक में क्या करवाएंगे, ब्लड कल्चर करवाएंगे। आप बोन मैरो में भी बैक्टीरिया मिल सकता है, बोन मैरो करवा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, बोन मैरो हो गया, ब्लड कल्चर हो गया, और आपका जो इंटेस्टाइनल जो सिक्रीशंस है वहां से ले सकते हैं। और जो रोज स्पॉट, कोई भी धब्बा है वहां का कोई सा भी टुकड़ा लेके उसकी भी जांचें करवा सकते हैं। तो ये डिफिनेटिव है। इससे हम 60 to 70% कंफर्मेशन करेंगे कि ये चीजें हैं। लेकिन अगर डिफिनेटिव 90% अपन को सोचना है तो आपको ब्लड कल्चर में भी पॉजिटिव आना चाहिए, बोन मैरो भी होना चाहिए, और तीसरा इंटेस्टाइनल सिक्रेशन, तब अपन बोलेंगे डिफिनेटिव। और स्टूल कल्चर भी करवा सकते हैं, स्टूल कल्चर, बट फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ में पॉजिटिव नहीं आएगा। इफ अनट्रीटेड पेशेंट है कि कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया है तो 3 वीक, आफ्टर 3 वीक स्टूल कल्चर पॉजिटिव आ सकता है। सर इसके लिए अपन टाइफाइड भी तो कराते हैं। टाइफाइड, विडाल करवाते हैं। ये एक सेरोलॉजिकल टेस्ट है जिसमें सीरम एग्लूटिनिन एंटीबॉडी देखते हैं मेनली। जी सर। तो इसमें ये है तो, लेकिन इसके अलावा ट्यूबेक्स है, यस सर, और ट्यूबेक्स है, टाइफीडॉट है, आइडियल, ये बहुत सारे टेस्ट हैं जो कि उससे मोर एक्यूरेट हैं। क्योंकि जो अपन विडाल करवाते हैं उसमें ये नहीं पता चल पाता कि जो मरीज करेंटली इन्फेक्टेड है या उसको पास्ट में इन्फेक्शन है या रिसेंट वैक्सीनेशन हुआ है, वो आप विडाल करवाओगे तो वो सभी चीजें पॉजिटिव ही आएंगी। तो क्योंकि ये जो टाइफीडॉट वगैरह है ये अभी यूएस वगैरह में होता है, अपने कंट्री में बहुत महंगा टेस्ट है, इसलिए नहीं करवाते। सर इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले 1980 की दशक की बात करते हैं, तो उस समय जो एंटीबायोटिक यूज होती थी, क्लोरमफेनिकाल हो गया, एम्पिसिलिन हो गया और ट्राइमेथोप्रिम हो गया,
ये सब एंटीबायोटिक जो यूज होती थी लगातार यूज होती गई, तो उसमें रेसिस्टेंट डेवलप हो गया, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट एंट्रिक फीवर। फिर जब 1990 की बात करें तो उस समय फ्लोरोक्विनोल मतलब सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, ये सब यूजेज में आई 1990 में फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट एंट्रिक फीवर। लेकिन कुछ समय देखा गया कि फ्लोरोक्विनोल से भी रेसिस्टेंस आ गया। फिर फ्लोरोक्विनोल जो उससे भी रेसिस्टेंस आया, तो हमने फिर सेफ्ट्रैक्सोन वगैरह का यूज करना स्टार्ट किया। सेफ्ट्रैक्सोन जो कि 3rd जनरेशन सिफेलोस्पोरिन। और अगर सेफ्ट्रैक्सोन से भी हमको रेसिस्टेंस आ जाता है तो फिर क्या देंगे, कार्बापेनम, मेरोपेनम वगैरह, इन सब चीजें एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं। साथ में इजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम ओडी फॉर 5 डेज दे सकते हैं, या फिर सेफ्ट्रैक्सोन 2 ग्राम ओडी फॉर 10 to 14 डेज। कैरियर स्टेज क्या होती है सर इसकी, कैरियर स्टेज? जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था टाइफाइड मैरी के बारे में। वो ऐसी लेडी थी जिसको खुद को तो सिम्टम्स नहीं थे, मतलब कैरियर इज द स्टेट जिसमें बीमारी के खुद को कोई लक्षण नहीं रहेंगे, सिर्फ वो बीमारी फैलाएगा दूसरे को, एसिम्टोमेटिक रहेगा। कहने का मतलब वो दूसरों को फैला सकता है, उसको बोलते हैं कैरियर स्टेज। तो अगर कोई कैरियर स्टेज है हम बात करें, तो उसको क्या क्या दवाइयां देंगे? उसको सबसे पहले क्या करेंगे कि जैसे ही कोई कैरियर स्टेज पता चलता है, तो हम या तो सिप्रोफ्लोक्सासिन 500 mg या बॉडी वेट के अनुसार 750 mg फॉर 28 डेज देना है पर ओरली। और दूसरी एम्पिसिलिन दे सकते हैं 2 ग्राम TID दिन में 3 बार 28 से 42 दिन के लिए। ये सब चीजें कर सकते। क्या सर टाइफाइड में वैक्सीनेशन कर सकते हैं क्या अपन? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अगर अपन किसी भी चीज में वैक्सीनेशन करते हैं तो भविष्य में उसके होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। जैसे आपने कोविड का समय देखा, जो भी वैक्सीनेटेड थे कोविशील्ड या फिर उससे, तो उनको सेकंड वेव जो आई उसमें बहुत कम इफेक्ट हुआ, या फिर उनकी मोर्टेलिटी रेट जो है डाउन हुई है। तो इसमें भी TY21A नामक एक वैक्सीन है जो कि लाइव एटेन्यूएटेड है और 6 साल तक के बच्चों से स्टार्ट कर सकते हैं। ओरल देना है 1, 3, 5, 7, ये एक बार लगाएंगे, फिर हर 5 साल में रिपीट करेंगे। और दूसरी वैक्सीन की बात करें तो जो दूसरी वैक्सीन है वो इंजेक्टेबल या पेरेंटरल रूट से दे सकते हैं। उसका नाम है VICPS कैप्सुलेटेड पॉलीसेकेराइड वैक्सीन है, जो कि IV दे सकते हैं। और वो बच्चों में 2 साल की उम्र से स्टार्ट कर सकते हैं, और उसको 1 डोज लगाते हैं, सिंगल डोज, एंड फिर हर 2 साल में बूस्टर डोज लगाएंगे। ये सब सर, ये टाइफाइड के प्रिवेंशन या बचाव कैसे करें? तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि मेनली जो टाइफाइड फीवर है, दूषित जल या फिर गंदा पानी, गंदा खाना, या फिर सीवेज, जो भी फल फ्रूट्स हैं अपने, या तो ऐसी जगह ग्रो हो रहे हैं जो कि सीवेज नाले का पानी में यूजुअली यूज किया जाता है। तो अगर ऐसी चीजें हैं तो हम सबसे पहले तो साफ सफाई पे देंगे। और मोस्ट ऑफ द केसेस जो रिपोर्ट होते हैं वो डेवलपिंग कंट्री में ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि अपने यहाँ जो है सैनिटरी जो साफ सफाई है वो अच्छे से नहीं, खुले में शौच जा रहे हैं, और अपनाए हाथ पैर नहीं धुले। जैसे कोई भी जाता है, खाना खा लिए, किसी को इन्फेक्शन है, हम उससे हाथ मिला लिए, हाथ मिला के उसका इन्फेक्शन हमारे हाथ में आ गया। तो हाथ की सफाई, बहुत सारी चीजें, ये सब चीजें मायने रखती हैं कि आए तो प्रॉपर हाथ धुलें, तो उससे ये सब चीजें प्रिवेंट हो सकती हैं, रोका जा सकता है। और जो भी ऐसा लग रहा है कि जिसको एसिम्प्टोमेटिक है उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दें, उसका 28 से 42 दिन तक ट्रीटमेंट कराएं, और आसपास का माहौल जो साफ सुथरा रखें, इससे हम अच्छे से बच सकते हैं। क्या सर टाइफाइड में वैक्सीनेशन कर सकते हैं क्या अपन? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अगर अपन किसी भी चीज में वैक्सीनेशन करते हैं तो भविष्य में उसके होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। जैसे आपने कोविड का समय देखा, जो भी वैक्सीनेटेड थे कोविशील्ड या फिर उससे, तो उनको सेकंड वेव जो आई उसमें बहुत कम इफेक्ट हुआ, या फिर उनकी मोर्टेलिटी रेट जो है डाउन हुई है। तो इसमें भी
TY21A नामक एक वैक्सीन है जो कि लाइव एटेन्यूएटेड है और 6 साल तक के बच्चों से स्टार्ट कर सकते हैं। ओरल देना है 1 1 3 5 7, ये एक बार लगाएंगे फिर हर 5 साल में रिपीट करेंगे। और दूसरी वैक्सीन की बात करें तो जो दूसरी वैक्सीन है वो इंजेक्टेबल या पेरेंटरल रूट से दे सकते हैं। उसका नाम है एक बोलोगे? VICPS कैप्सुलेटेड पॉलीसेकेराइड वैक्सीन है जो कि IV दे सकते हैं और वो बच्चों में 2 साल की उम्र से स्टार्ट कर सकते हैं और उसको एक डोज लगाते हैं सिंगल डोज एंड फिर हर 2 साल में बूस्टर डोज लगाएंगे। ये सब बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप और तब बहुत जानकारी दी आपने हमें, बहुत अच्छा लगा सर आपसे नॉलेज लेके। आगे भी ऐसे ही नॉलेज हमको प्रोवाइड हमें भी कराते बहुत रहें। अच्छा लगा कि आज बहुत सारे सवाल जवाब हुए और बहुत अच्छे डिस्कशन हुआ, बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। तो इससे हमें लगता है कि जो भी स्टूडेंट हैं या फिर जो भी अभी लर्निंग स्टूडेंट हैं उनको बहुत अच्छा सीखने को मिल सकता है। ज्ञान। थैंक यू। थैंक यू।